सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, लास्ट वीडियो में मैंने रिविटेड जॉइंट के कुछ न्यूमेरिकल कराए थे आपको। आई होप कि आपको वे समझ में आ गए होंगे। वैसे वे वाले तो थोड़े इजी थे। तो आज की जो वीडियो है वो रिविटेड जॉइंट्स फॉर बॉयलर्स, मतलब बॉयलर्स के लिए जो रिविटेड जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर है। जो टॉपिक रह गया था रिविटेड जॉइंट का, वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हो सकती है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए। तो देखो, जो बॉयलर में आपको पता है कि प्रेशर बहुत हाई होता है, मतलब फ्लूइड प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो उसके अंदर जो रिवेटेड जॉइंट होगी, जो रिवेटेड जॉइंट यूज़ करेंगे हम बॉयलर के अंदर, उसको इंटरनल फ्लूइड प्रेशर को झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो झेलना मतलब कि उसको ब्रस्ट होने से बचाना है एक तो, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई लगता है। तो सबसे पहले तो उसको ब्रस्ट होने से बचाना है, और साथ ही साथ उसको फ्लूइड की लीकेज से भी बचाना है। तो लीकेज के ना दो ड्रॉबैक है। एक तो हमारा जो फ्लूइड होगा वो तो लॉस होगा ही होगा, साथ ही साथ जो फ्लूइड प्रेशर होगा उसमें भी ड्रॉप होगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि फ्लूइड प्रेशर में ड्रॉप नहीं होना चाहिए इतना। तो जो बॉयलर होते हैं उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है और एक सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट होता है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स को जो हमारी प्लेट्स होती है, ये प्लेट्स की एज को जॉइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हमें बॉयलर का डायमीटर मिलता है। जिसके लिए हम क्या करते हैं, बट जॉइंट को दो कवर प्लेट के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट होता है उसको बॉयलर की लेंथ, जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है, जो भी लेंथ हमें चाहिए वो लेंथ गेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया था। अब देखो, जो बॉयलर जॉइंट की डिज़ाइनिंग होती है ना, उसके लिए कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है हमें। वैसे तो हर चीज़ के लिए अजम्पशन लेनी पड़ती है हमें इंजीनियरिंग के अंदर, बट जो अजम्पशंस इन डिज़ाइनिंग बॉयलर जॉइंट्स, ये जो है, देखो सबसे पहले तो जो लोड होगा जॉइंट पे, वो हर रिविट को, मतलब जितने भी रिविट होंगे वहाँ पे इक्वली होगा। मतलब हर रिविट पे इक्वल लोड होगा। सबसे पहले तो ये अजम्पशन। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी शेल और प्लेट होती है ना, वो एक तरह से रिजिड हो जाती है, मतलब रिजिड काम करती है। और जो जितने वो भी डिफॉर्मेशन होता है वो रिविट के ऊपर होता है। मतलब रिविट अपने आप डिफॉर्मेशन ले लेती है। शेल और जो हमारी वो होती है, प्लेट होती है, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, जो कि हमें चाहिए होता है। मतलब कि हमें ये चाहिए होता है कि प्लेट्स में डिफॉर्मेशन ना हो। ठीक है। तो सेकंड है जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है। टेंसाइल स्ट्रेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए रिविट्स पे। थर्ड है जो शियरिंग स्ट्रेस है, वो सारी रिविट्स पे यूनिफॉर्म होना चाहिए। फोर्थ इज जो क्रैशिंग स्ट्रेस है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। फिफ्थ है कि जो रिविट है हमारी, रिविट के अंदर कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ है जो होल होता है जिसके अंदर से हम रिविट को इंसर्ट करते हैं, वो उस मेंबर को वीक नहीं करें। मतलब उस मेंबर हम होल करेंगे तो थोड़ा वीक हो सकता है वो, थोड़ा टेंशन में आके वो वीक हो सकता है, तो वो होल उसको वीक ना करे। ठीक है। और जिस होल में हम उस रिविट को मतलब इंसर्ट करेंगे, वो उसको कम्प्लीटली फिल कर दे, उसमें कोई भी स्पेस ना बचे, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ना बचे। और जो लास्ट वन है वो है कि जो फ्रिक्शन होता है ना सरफेस प्लेट के बीच में, वो हमें नेगलेक्ट करना है। मतलब हमें फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कितना भी फ्रिक्शन लगे हमें उसको नेगलेक्ट करके रखना है। तो ये कुछ एजम्पशन थी। अब आते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर अ बॉयलर। तो आईबीआर के अकॉर्डिंग, मतलब कि इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस की बात की जाए, तो हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट को डिज़ाइन करने के लिए। एक बॉयलर के लिए लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट को डिज़ाइन करने के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले थिकनेस, बॉयलर की जो बॉयलर शेल की जो थिकनेस होती है वो, उसके लिए हम एक थिन सिलेंडर फार्मूला यूज़ करते हैं। जो फार्मूला है टी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई 2FT इंटू NL प्लस 1 mm। अब ये क्या है, अब इसमें क्या टर्म्स है, इसमें टी है थिकनेस किसकी, बॉयलर शेल की। पी है हमारा प्रेशर, स्टीम प्रेशर जो बॉयलर के अंदर होता है। डी है हमारा इंटरनल डायमीटर, किसका, जो हमारा बॉयलर है, बॉयलर शेल का इंटरनल डायमीटर।
एफ टी हमारी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है और एन एल हमारी एफिशिएंसी है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा टी आएगा इन सब के, और जो इसमें 1 mm प्लस हुआ है वो कोरोजन अलाउंस है, वो कोरोजन अलाउंस है। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा टी आएगा कैलकुलेशन के बाद वो 7 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आती है कि एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी पूछी हुई है इसमें, तो क्या हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी वो। तो देखो एफिशिएंसी हमें निकालनी नहीं पड़ेगी, इसका ना एक अलग से फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नहीं है, एक टेबल है। वो टेबल है या तो आपको याद करनी पड़ेगी या फिर पेपर में आपको ले जानी पड़ेगी फोटोकॉपी करा के, या जैसे भी होगा, जैसे भी टीचर आपको अलाउ करेंगे, या फिर आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरा आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आईबीआर के अकॉर्डिंग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 4 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 4 से ज़्यादा ही ज़्यादा हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 से कम ना हो। इसके लिए भी टेबल है। अब अगला आता है डायमीटर ऑफ रिविट्स। अब इसके लिए हम एक अनबिन्स एम्पिरिकल रिलेशन यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या नहीं, इससे हमें क्या निकलता है, रिविट होल का डायमीटर निकलता है, मतलब रिविट का नहीं, रिविट होल का डायमीटर निकलता है प्लेट थिकनेस के टर्म्स में। इसका फॉर्मूला है D इज इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट टी, जब टी की वैल्यू 8 mm से ज़्यादा होती है। और अगर टी की वैल्यू 8 mm से कम होती है तब हम क्या करते हैं, तब हम रिविट होल का डायमीटर निकालते हैं शेयरिंग रेजिस्टेंस और क्रशिंग रेजिस्टेंस को इक्वेट करके, मतलब इक्वल रख के। जो शेयरिंग, जो मैंने कल न्यूमेरिकल किए थे उसमें शेयरिंग लोड वाला जो फॉर्मूला था वो और क्रशिंग लोड वाला फॉर्मूला, उनको बराबर इक्वल में रख के तब हम निकालते हैं जो हमारी वो होती है रिविट होल का डायमीटर। ठीक है, तो देखो किसी भी केस में जो रिविट होल का डायमीटर है वो प्लेट थिकनेस से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, पंच क्रैशिंग का खतरा होगा फिर। अब इससे तो हमें रिविट होल का डायमीटर मिलेगा, हमें रिविट का डायमीटर कैसे मिलेगा, उसके लिए भी एक टेबल है। हम जो भी हमारा रिविट होल का डायमीटर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम टेबल में देखेंगे कि हमारी रिविट का डायमीटर क्या बैठेगा, मतलब उसके उसके हिसाब से हमारा हम क्या रिविट का डायमीटर लेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके न्यूमेरिकल थोड़े हार्ड पड़ जाते हैं बॉयलर के, वो इसी वजह से पड़ जाते हैं क्योंकि इसमें टेबल बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा डेटा हमें टेबल से लेना पड़ता है। अब अगर हमें टेबल याद नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है ये हार्ड ही पड़ेंगे। फिर आती है पिच ऑफ रिविट्स। जो पिच होती है रिविट की उसको हम टीयरिंग रेजिस्टेंस और शेयरिंग रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उनको इक्वेट करके, मतलब उनको इक्वल में रख के तब निकालते हैं जो पिच होती है रिविट की। अब हमारा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता पिच के अंदर, हमें इसमें मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच निकालनी पड़ती है। अगर हमारा आंसर जो निकला है ये टीयरिंग रेजिस्टेंस और शेयरिंग रेजिस्टेंस को कंपेयर करके जो हमारी पिच निकली है वो मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच के बीच में आ रही है, मतलब इनके बीच में उसकी वैल्यू आ रही है, तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो वो क्या है, जो मिनिमम पिच का फॉर्मूला है वो T2D है, मतलब कि जो पिच, जो रिविट्स की पिच है वो 2D से कम नहीं होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम वैल्यू है पिच की, जो रिविट पिच की मैक्सिमम वैल्यू है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के लिए, उसका फॉर्मूला है पी मैक्स इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 41.28 mm। अब यहाँ पे सी क्या है, सी कांस्टेंट है और टी हमारा जो थिकनेस है प्लेट की वो है। सी की वैल्यू भी हमें एक टेबल से मिलती है। ठीक है, अब आती है थिकनेस ऑफ बट स्ट्रैप्स। तो जो बट स्ट्रैप की थिकनेस होती है वो किसी भी केस में 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और इसको कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं इसके, जैसे T1 इज इक्वल टू 1.25 टी फॉर ऑर्डिनरी चेन रिविटिंग सिंगल बट स्ट्रैप। मतलब बताया था ना कि चेन रिविटिंग और जिगजैग रिविटिंग होती है अलग अलग तरह की, वैसे ही हर किसी के लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके फॉर्मूलेज देख लेना एक बार। अब आती है डिज़ाइन ऑफ सर्कमफ्रेंशियल लैप जॉइंट फॉर ए बॉयलर। इसमें जो पहली है वो थिकनेस ऑफ शेल एंड डायमीटर ऑफ रिविट्स है। ये इसकी वैल्यू भी हमें वैसी ही मिलेगी जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में निकाली है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। दूसरा आता है नंबर ऑफ रिविट्स। अब देखो क्योंकि ये लैप जॉइंट है तो इसमें रिविट सिंगल शेयर में होंगे। ठीक है, तो इसमें जो शेयरिंग रेजिस्टेंस होगा रिविट का उसका फॉर्मूला होगा पी एस इज इक्वल टू एन इंटू में पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ रिविट्स। अब आती है पिच ऑफ रिविट्स। तो देखो अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की एफिशिएंसी पता है
तो हमें सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट की एफिशिएंसी भी ऑब्टेन हो सकती है। तो जनरली इसको हम 50% लेते हैं टीयरिंग एफिशिएंसी के, जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की टीयरिंग एफिशिएंसी होती है उसकी 50% लेते हैं हम इसको। अगर ये एक से ज़्यादा है, लेकिन अगर ये एक से ज़्यादा है तो सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट यूज़ करते हैं हम। तब जो होती है वो इंटरमीडिएट जॉइंट के लिए वो 62% हो जाती है एफिशिएंसी। इसका जो फॉर्मूला है वो है एफिशिएंसी सी इज इक्वल टू P1 माइनस डी डिवाइडेड बाई P1। अब यहाँ पे P1 क्या है? P1 है जो लैप जॉइंट के लिए जो रिविट की पिच है वो, और इस रिलेशन से हम P1 ही निकालते हैं। यहाँ से हमें रिविट की पिच मिल जाती है। अब अगले आती है नंबर ऑफ रोज। इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिविट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिविट्स इन वन रो। और यहाँ पे नंबर ऑफ रिविट्स इन वन रो इसका फॉर्मूला है वो है पाई इंटू में डी प्लस टी डिवाइडेड बाय P1। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या होती है? तो देखो, नंबर ऑफ रो को फाइंड करने के बाद जो टाइप ऑफ जॉइंट होता है ना उसको डिसाइड किया जाता है। मतलब कि सिंगल रिविटेड या फिर डबल रिविटेड या वो ट्रिपल रिविटेड जो भी है वो। तब हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ रिविट्स होती है रो में और जो पिच होती है उसको हम रीएडजस्ट कर सकते हैं। फिर अगला आती है ओवरलैप ऑफ द प्लेट्स। तो जो रिविट रोज के बीच में जो डिस्टेंस होता है जब हमें वो पता चल जाता है उसके बाद हम जो प्लेट की ओवरलैप होती है उसको फिक्स कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। ये फॉर्मूला क्या है? ओवरलैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ रिविट्स -1 इंटू में PB प्लस M। यहाँ पे M क्या है? M मतलब मार्जिन। मार्जिन मैंने जो रिविट जॉइंट की वीडियो थी, मतलब थ्योरी वाली वीडियो थी, उसमें बताया था। वो क्या होता है? मार्जिन होती है जो हमारी रिविट होती है ना, रिविट के सेंटर से जो एक्सट्रीम जो सबसे नियरेस्ट एज होता है उस वहाँ तक की डिस्टेंस, उसको मार्जिन बोलते हैं। और इसको हम नॉर्मली 1.5D लेते हैं ताकि हमारा टीयरिंग रेजिस्टेंस, मतलब टीयर से हमारा जो रिविट जॉइंट है वो फेल ना हो। तो बस इसकी थ्योरी में इतना ही था। अब आते हैं, चलो इसको न्यूमेरिकल करते हैं थोड़े। तो अब करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ के बता देता हूँ। तो न्यूमेरिकल क्या है? ए डबल रिविटेड लैप जॉइंट इज टू बी मेड बिटवीन 10 mm थिक प्लेट्स। If the safe working stresses are Ft is equal to 80 Newton per mm square, Fs is equal to 60 Newton per mm square, and Fc is equal to 120 Newton per mm square. Calculate the rivet pitch, distance between rows of rivet, efficiency of the joint, and state how the joint will fail. तो सबसे पहले हम डेटा नोट कर लेते हैं, हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें थिकनेस दी हुई है। थिकनेस दी हुई है 10 mm की। फिर हमें दिया हुआ है Ft की वैल्यू दी हुई है हमें 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fs की वैल्यू दी हुई है हमें 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और Fc की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहले हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा। डायमीटर का मैंने बताया था जो फॉर्मूला, वो उसको हम अनविन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि है 6√T। अब 6 इंटू में √T, अब 6√T, इसको हम जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 19 के अराउंड आएगा। ठीक है। तो ये क्या आई है? ये हमारी रिविट होल की डायमीटर आई है, रिविट की डायमीटर नहीं आई। अब इसके बेसिस पर हमें रिविट की डायमीटर मिल जाएगा। वो कैसे? मैंने बताया था कि इसमें वो होते हैं, टेबल्स होती हैं। तो टेबल में देख के हम 19 के इक्विवेलेंट जो रिविट होल का डायमीटर है, या 19 mm है, इसके इक्विवेलेंट जो रिविट का डायमीटर है उसको हम ड्रॉप कर लेंगे। तो टेबल के अकॉर्डिंग जो रिविट का डायमीटर है वो 18 mm है, मतलब रिविट का डायमीटर 18 mm है यहाँ पे। ठीक है। ये 19 mm जो है ये रिविट होल डायमीटर है। अब इसको आप 19 लीजिए या 19.5, वो आपके ऊपर है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालनी है पिच, रिविट पिच। तो पिच का देखो, मैंने फॉर्मूला बताया था। पिच में हम क्या करते हैं, टीयरिंग रेजिस्टेंस और शेयरिंग रेजिस्टेंस को इक्वेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P माइनस डी इंटू में T इंटू Ft इज इक्वल टू N इंटू पाई बाय 4
इंटू डी स्क्वायर इंटू में एफ एस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमारे पास है। डी की वैल्यू अभी हमने निकाली 19, टी की वैल्यू हमें दी हुई है 10, एफ टी की वैल्यू है हमारे पास, एन की वैल्यू 2 होगी। 2 क्यों होगी? क्योंकि ये डबल रिवेटेड जॉइंट है। ठीक है, तो 2 × π/4 डी हमारा 19 है और एफ एस की वैल्यू है हमारी 60। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 61.54 ये mm। इसको हम राउंड फिगर कर लेते हैं, 62 mm ले लेते हैं हम इसकी। ठीक है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, 62 mm ले लेना आप। इसके बाद पिच हमारी यहीं पे नहीं निकलती, मतलब यहीं पे हम इसको पिच नहीं मान सकते, हमें मैक्सिमम पिच और मिनिमम पिच निकालनी पड़ेगी। तो इसका भी फॉर्मूला है। देखो, जो मिनिमम पिच है अकॉर्डिंग टू IBR, इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस, इसके अकॉर्डिंग जो है मिनिमम पिच का फॉर्मूला वो 2D है। तो 2 इंटू में 19 तो हो जाएगा 38 mm, मतलब मिनिमम पिच 38 होनी चाहिए, 62 38 से ज़्यादा है। जो मैक्सिमम पिच है उसका फॉर्मूला है C इंटू में T प्लस 41.28। अब ये C क्या है? अब ये C ये कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू हमें एक टेबल से मिलती है और ये डबल रिपीटेड है, तो इसके अकॉर्डिंग जो C की वैल्यू आएगी टेबल से वो 2.62 आएगी। इंटू T हमें 10 दिया हुआ है प्लस 41.28। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 67.48 mm। इसको हम 68 बोल सकते हैं। ठीक है, 67। अब देखो 62 38 से बड़ी है और 67 से कम है, तो मतलब इसको हम अडोप्ट कर सकते हैं, ये हमारी पिच हो सकती है। तो 62 हमारी पिच हो गई, 62 mm हम पिच बोल सकते हैं कि हमारी पिच है। अब हमारी पिच निकल चुकी है, हमें निकालना क्या क्या था? हमें पी निकालना था, डिस्टेंस निकालना था रो का, और एफिशिएंसी निकालनी है हमें जॉइंट की। ठीक है, हमारी पिच निकल चुकी है, अब हम निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? देखो, डिस्टेंस ऑफ रोज का फॉर्मूला होता है, जैसा आपको पता है कि चेन रिवीटिंग, जिगजैग रिवीटिंग, ये अलग अलग तरह की रिवीटिंग होती है। रिवीटिंग के मतलब इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं। तो जो डिस्टेंस बिटवीन रो जो चेन रिवीटिंग के लिए है वो क्या है? तो जो डिस्टेंस बिटवीन रो है चेन रिवीटिंग के लिए वो या तो इक्वल हो या छोटी हो, किससे? 2D से। ठीक है, तो 2D यहाँ पे क्या होगी? 2 इंटू में 19 विच इज़ 38 mm। ठीक है, 38 mm तो आ गई हमारी चेन रिवीटिंग के लिए। अब जिगजैग रिवीटिंग के लिए जो फॉर्मूला है वह 0.33P प्लस 0.67D, ये है जिगजैग रिवीटिंग के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब हम सोल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 33 इंटू पी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ 62, 0.67, और डी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 19, और डी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 19। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी 33.19 mm। ठीक है, ये आएगी। इसको हम 33 में भी लिख सकते हैं या 34 में भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये हमारी आगे जिगजैग रिवीटिंग के लिए डिस्टेंस बिटवीन रो, और ये आ गई हमारी 38 आ गई हमारी चेन रिवीटिंग के लिए। ठीक है, तो अब हमारी डिस्टेंस बिटवीन रो निकल चुकी है। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो आपको पता था एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिवेटेड प्लेट। इसके लिए हमें तीनों लोड निकालने पड़ेंगे पहले, PT, PS और PC। तो चलिए लोड निकालते हैं। तो PT का वही फॉर्मूला होगा P माइनस डी इंटू टी इंटू में FT। अब सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। P हमारा 62 निकला था, D हमारा 19 है, T की वैल्यू हमें यहाँ 10 दी हुई है, और FT की वैल्यू हमें
80 दी हुई है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो पीटी की वैल्यू आएगी वो 34,400 न्यूटन आएगी, ठीक है। फिर हम पी एस निकालेंगे। पी एस का फॉर्मूला है n/π/4 टी स्क्वायर इंटू में एफ एस। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये डबल रिलेटेड है, तो 2 × π/4 डी है हमारा 19 और एफ एस की वैल्यू है 60। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो पी एस की वैल्यू आएगी वो आएगी 34,037.14 न्यूटन, ठीक है। अब हम पी सी की वैल्यू निकालेंगे। पी सी का फॉर्मूला क्या होता है, n/d/t में एफ सी। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 19, इसकी 10 है और एफ सी की वैल्यू हमें 120 दी हुई है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 45,600 न्यूटन, ठीक है। अब इन तीनों में से आप देखिए हमारे पास पी टी की वैल्यू आ गई, पी एस की वैल्यू आ गई और पी सी की वैल्यू आ गई। इन तीनों में से सबसे छोटी पी एस की वैल्यू है, तो मतलब जो हमारा ये जॉइंट फेल होगा वो शेयरिंग की वजह से होगा। शेयरिंग की वजह से हमारा जॉइंट फेल होगा। अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू लीस्ट ऑफ पी एस, पी टी एंड पी सी डिवाइडेड बाय पी इंटू टी इंटू में एफ टी। तो यहाँ पे हमें पता है पी एस की वैल्यू सबसे छोटी है, तो 34,037.14 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू हमारी 62 है, टी की वैल्यू 10 है और एफ टी की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 80। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.6862। इसके जब हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 68.62% हो जाएगी। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो क्वेश्चन देखिए आप, कुछ कुछ उसी की तरह था, जो मतलब जो मैंने पहले न्यूमेरिकल कराए थे उन्हीं की तरह है कुछ क्वेश्चंस। इसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा निकालनी थी हमें, जैसे कि हमें डायमीटर निकालना था, पिच निकालनी थी, डिस्टेंस बिटवीन रो निकालनी थी। ये थोड़े हार्ड इसीलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमें इसमें से काफ़ी डेटा टेबल में से लेना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़े हार्ड पड़ जाते हैं। बाकी तो ये भी इजी हैं, एक बार समझ में आ जाए तो फिर इजी हैं। बाकी प्रोसीजर सेम है। तो बस यार क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है। इसमें तो हमने 2-3 चीज़ें निकाली थी एक्स्ट्रा, जैसे कि पिच हो गई और डिस्टेंस बिटवीन रोज है और डायमीटर हो गया रिविट का। और कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें हर सब चीज़ निकालनी पड़ती है, मतलब वो डिज़ाइन के क्वेश्चंस होते हैं पूरे, उसमें हमें थिकनेस भी निकालनी पड़ती है, थिकनेस, डायमीटर, पिच और मार्जिन, कवर प्लेट की थिकनेस, डिस्टेंस बिटवीन रो, एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें निकालनी पड़ती है। तो ये भी इजी है, उसमें उसमें भी डेटा दिया होता है सब, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप ये निकालते हैं सब। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके। लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।